हाँ जी, हेलो। हाँ, अरे आज की वीडियो में बता देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं। आज की ही वीडियो में बता रहे हैं जो आपका मॉडल पेपर का जो सब्जेक्टिव ज़रूरत है ना क्वेश्चन आंसर को, जो आज एक वीडियो आज हम बनाने वाले हैं तो उसमें हम शूट कर देंगे, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मॉडल पेपर किसी ने नहीं बनाया, मॉडल पेपर मैंने ही बनाया है ना, जैक तो देता नहीं है। तो उसका ऑब्जेक्टिव का जो सॉल्यूशन था वो मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है यूट्यूब पे, ठीक है। अब जो बच गया है सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव के लिए वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। तो कैसे हैं आप सब? बहुत खुश हूँ क्योंकि आप सभी के प्यार की वजह से तो मेरा जो डिमोटिवेशन था वो ख़त्म हो गया है और फिर से इंसान मोटिवेट हो गया है। और अब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है मेरे चैनल पे और ना ही होगी, क्योंकि बोलते हैं कि जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगेगा सीखेगा कैसे, आगे समझ में। और जब तक कठिनाइयाँ बुराइयाँ नहीं आएगी तो सीखेगा कैसे, आगे समझ में। तो वही होती है, ये सभी जो थी कांटे की तरह थी जो कि मुझे चुभ रही थी 1 महीने तक, ठीक है। और आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात कि 1 महीने तक मैंने बिना ऐड का, मतलब बिना कोई प्रचार का वीडियो अपलोड किया और बहुत लंबा लंबा अच्छी अच्छी क्लास क्वालिटी आपको दिए और आप लोगों ने देखा। और अभी पिछले बहुत सारी वीडियो से मेरे रीच बहुत अच्छे हैं। स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपना जो मैंने खुद का जो मॉडल पेपर जो बनाया था जियोलॉजी का, क्योंकि जैक तो इस बात को सुनता नहीं है तो आप सभी सुनवा दीजिएगा। और मॉडल पेपर जो मैंने बनाया था उस मॉडल पेपर में 2 कैटेगरी था, टर्म 1 टर्म 2, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उसको मैंने पूरा करवा दिया है और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करवाना मेरा बाकी था, यानी कि सब्जेक्टिव का मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, लेकिन मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको नहीं मिला है सब्जेक्टिव का। आज के इस वीडियो में उसी के बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि अभी आपने कॉल के बारे में सुन भी लिया होगा, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि सर सब्जेक्टिव का प्लीज़ करवा दीजिए। आज की इस वीडियो में उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर, और कॉन्टैक्ट लिस्ट भी होगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ पर भी जाकर आप पहले पता कर लीजिएगा। और जियोलॉजी का जो मॉडल पेपर होगा, जियोलॉजी का मॉडल पेपर आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे और आज की इस वीडियो में उसके सोल्यूशन के बारे में हमें बात करना है। आ गए स्क्रीन पे और जल्दी से बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। जैसा कि आपको हम बताए थे कि सब्जेक्टिव में मॉडल पेपर अगर आप देखिएगा तो टोटल 19 क्वेश्चन है। मॉडल पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक वैसे क्रोम ब्राउजर पे नहीं है, डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाना है। अगर आपको मॉडल पेपर नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न की बात कर लेते हैं। बस इतना समझिएगा, मॉडल पेपर का प्रश्न है और सभी मोस्ट वीपीआई हैं, इनसे अलग चांस बहुत ही कम है, 80% चांस है कि इनसे ही बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और पूछेंगे भी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। इसमें देखिए मॉडल पेपर सोल्यूशन मैंने लिख दिया है। जो पहला प्रश्न हमारा था वो हमने लिखा हुआ था, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आग्नेय सेल, इसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। नोट्स मैं पहले बता दे रहा हूँ, नोट्स पाने के लिए मेरे पास कॉल मत कीजिएगा कि सर जो ये कॉपी पे जो लिखा हुआ है नोट्स, इसके लिए ये किसी को नहीं मिलने वाला, किसी एक भी पर्सन को हम नहीं देने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रहे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा वो है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क जो होता है, यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए, व्हाट इज एल्यूमिनियम ओर। इसीलिए लेट होता है थोड़ा वीडियोस बनाने में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल कराना होता है। इसके लिए क्या होता है एल्यूमिनियम का अयस्क, बॉक्साइट होता है। क्या होता है, बॉक्साइट, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद प्रश्न देख लीजिए, मैग्नेटाइट जमा होता है, मैग्मेटिक मैग्नेटाइट जमा होते हैं कहाँ पे। तो ये आपके ऑप्शन भी दिए हुए थे उसमें, ग्रेनाइट, डायोराइट, साइनाइट, कहाँ पे, तो ये हो जाते हैं डायोराइट में। किसमें, डायोराइट में। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि वैसे खनिज जिनमें धातु का अंश का उपयोगी समावेश रहता है उन्हें क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट आर दोज मिनरल विच कंटेन यूजफुल एलिमेंट ऑफ मेटल कॉल्ड, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, तो उन्हें हम लोग ओर कह देते हैं। क्या कहते हैं, ओर और उसे हिंदी में अयस्क कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि झारखंड में कोयला निक्षेप कौन सा सेल समूह में मिलता है। मतलब कि झारखंड में जो कोयला का निक्षेप है, यानी कि जो कोयला का जो हमारे पास जो भंडार है वो कौन से क्रम में मिलता है, मतलब कौन सा सेल का ग्रुप है उसमें मिलता है। आप सभी को पता है गोंडवाना ग्रुप। अभी फिलहाल जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है गोंडवाना क्रम, जो कि 40 मिनट का लेक्चर है, उसको देख लीजिएगा, पूरा फाइनल हो जाएगा। और
गोंडवाना क्रम के अंतर्गत पूरे भारत की 90% कोयला जो गोंडवाना क्रम में ही पाई जाती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है गोंडवाना क्रम के सेल समूह में, यानी कि गोंडवाना ऑर्डर रॉक्स ग्रुप में, ठीक है। अगला है हमारे पास प्रश्न कि हेमेटाइट का संरचनात्मक सूत्र लिखें। हेमेटाइट जो होता है लोहा का अयस्क है, उसका संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है उसको आपको लिखना है, Fe2O3 होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। झारखंड में यूरेनियम निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में यूरेनियम निक्षेप मतलब कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर यूरेनियम डिपॉजिट्स फाउंड इन झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा में। कहाँ पे? जादूगोड़ा में, ठीक है। अगला एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो सेक्शन ABC करके देता है सब्जेक्टिव में, तो इसमें जो था सेक्शन A के अंतर्गत 7 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि हर एक क्वेश्चन का मान रहेगा 2 मार्क्स। कितना? 2 मार्क्स। और इसमें से आपको 5 प्रश्नों को बनाना है। तो मैंने 7 का आंसर दे दिया है। अगर इस टाइप के प्रश्न अगर आप अब की वाले जो मॉडल में पूछेगा उसमें से आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। अब ये है आपका सेक्शन B। ये किस चीज़ का है? सेक्शन B है। इसमें भी 8 से 14 प्रश्न होंगे, यानी कि इसमें से भी 7 में से आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो पहला प्रश्न था हमारे पास कि संस्तरित भूविज्ञान के सिद्धांत को लिखिए। राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड जियोलॉजी, ठीक है। तो स्ट्रेटिग्राफी का चैप्टर है ये, और स्ट्रेटिग्राफी का बढ़िया से इसमें स्ट्रेटिग्राफी जो चैप्टर था जिसको अस्तरित सेल विज्ञान कहते हैं, उसी के डिफिनेशन को यहाँ पे हमें लिख देना है। उसी का जो प्रिंसिपल है, जिस बेस पे वे काम करती है, जिस बेस पे हुए मतलब उनका हम स्टडी करते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिख देना है। भूविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौमिकीय अतीत के रूप में पृथ्वी के सेल समूहों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, उसे स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी का भौमिकीय अतीतों का अध्ययन संस्तरित भूविज्ञान कहलाती है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर उसके प्रारंभ से लेकर अब तक हुए विभिन्न परिवर्तनों को हम अस्तरित सेल विज्ञान में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब साफ मीनिंग है कि जैसे अभी हम कुछ पिछला वीडियो जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। इसके अंतर्गत सब है कि पृथ्वी के प्रारंभ से लेकर आज तक कितने सारे ये जो है जीव आए और कैसे उनका खत्म हुआ, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद इसी का इंग्लिश वर्जन में है कि द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी अंडर विच वी स्टडी द अर्थ्स रॉक्स ग्रुप मिनरल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ इन द फ्रॉम ऑफ, मतलब जब से पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ तब से जियोलॉजिकल पास्ट की, जब से जियोलॉजी का पास्ट है तब से वी स्टडी द वेरियस चेंज दैट हैव टेकन प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस सिंस इट्स इंसेप्शन टिल नाउ इन स्ट्रेटिफाइड रॉक साइंस, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, कि जीवाश्मों के संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट ए नोट ऑन कंजर्वेशन। इसको कंजर्वेशन की जगह पे ना कभी कभी प्रिजर्वेशन भी देता है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जीवाश्म किसे कहते हैं, पहले इस बात को समझ लीजिए। जीवों के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं जो हजारों तथा लाखों वर्ष तक जमीन के अंदर दबकर ताप एवं दाब के कारण निर्मित हुए हैं, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करते हुए इसी मैंने लिखा हुआ है हिंदी में, जैसे लिखे हैं वैसे ही आपको लिखना है। इनका निर्माण अभी वर्तमान समय में बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन इसका औद्योगिक तरीके से काफ़ी उपयोग हो रहा है। जीवाश्म सीमित समय तक ही हैं, फिर ये समाप्त हो जाएंगे। इनका निर्माण में काफ़ी समय लगता है, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। हमें वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। ये हो गया हिंदी में, ठीक है। जैसे लिखे हैं वैसे ही आपको नोट कर लेना है, नोट्स किसी को नहीं मिलेगा। इसके बाद इंग्लिश में देख लीजिए, सेम है उसी के बारे में। फॉजिल्स के बारे में है कि फॉजिल्स क्या होते हैं। फॉजिल्स इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी में जीवाश्म होता है। ओनली द रिमेंट्स ऑफ लिविंग बींग्स आर कॉल्ड फॉजिल्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर बाय बीइंग ब्यूरिड इन द, ठीक है ना, ग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड, पृथ्वी के नीचे 4000 एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। मिलियंस एंड हजारों साल तक क्या हो गए, अंदर के मतलब पृथ्वी के अंदर में दब गए, और प्रेशर एंड हीट की वजह से वे किस चीज़ में परिवर्तित हो गए, फॉजिल्स में परिवर्तित हो गए। इसके बाद अगला है हमारे पास यहाँ पे कि दे आर नॉट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट ऑल एट प्रेजेंट, ठीक है ना। मतलब अभी जो है इनका वर्तमान में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण नहीं हो रहा है, बट दे आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रियल वे। इंडस्ट्रियल वे में इनका मतलब औद्योगिक तरीके से बहुत ज़्यादा इनका जो खर्च है मतलब वो खर्च हो रहा है, ठीक है ना। फॉजिल्स आर ओनली फॉर ए लिमिटेड टाइम देन दे विल फिनिश्ड, ठीक है ना। ये लिमिटेड टाइम के लिए ही हैं, फिर बाद में वो क्या हो जाएंगे,
खत्म हो जाएंगे। इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू बिल्ड देम, इनको बिल्ड होने में, अपने आप को मतलब ग्रोथ करने में, बहुत ज़्यादा निर्माण होने में, फॉर्मेशन होने में बहुत लॉन्ग टाइम लगता है, ठीक है। हैंस इट्स प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन इज नेसेसरी, इसका जो है नेसेसरी बहुत है, कंजर्वेशन मतलब जो प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन है ये सब बहुत ज़रूरी है। वी शुड यूज्ड अल्टरनेट सोर्स, हमें अल्टरनेट सोर्स का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि सेलो में रूपांतरण की प्रक्रिया को समझाना है आपको, कि रूपांतरण की प्रक्रिया को समझा दीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन रॉक्स, कि जो रॉक्स में मेटामॉर्फिज्म का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको समझा देना है। इसका उत्तर देख सकते हैं यहाँ पे कि जब पूर्ववर्ती सेल कौन सा, आप समझना 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं ना, आग्नेय, अवसादी, कयांतरित। तो कयांतरित सबसे लास्ट वाला होता है, तो इसके पूर्ववर्ती सेल कौन से हो गए, आग्नेय और अवसादी। यहाँ पे लिखा हुआ है ताप या दाब के कारण रासायनिक प्रक्रिया करते हैं तो एक लंबे समय अंतराल के बाद इनके रूप में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। इसके बाद इसे ही कयांतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कयांतरण, मतलब इसको रूपांतरण भी बोल देते हैं, कयांतरण भी कह देते हैं। और रूपांतरण का जो फुल फॉर्म होता है उसको कहते हैं चेंज इन फॉर्म, यानी कि रूप में परिवर्तन, इसका अर्थ होता है, शब्दार्थ। इससे प्रक्रिया से बने सेलों को कयांतरित या रूपांतरित सेल कहते हैं। मान लीजिए कि रूपांतरण की प्रोसेस हो रहा है, तो रूपांतरण प्रोसेस के द्वारा जो सेल बना उसे रूपांतरित सेल बोल दिया, उसी को कयांतरण भी कहते हैं। तो कयांतरित सेल भी इसका नाम हो गया। लास्ट मतलब इजी, इसको मेटामॉर्फिक रॉक बोल देते हैं इंग्लिश में। इसी को मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है कि व्हेन द फार्मर रॉक्स, मतलब कि जो फॉर्म्ड हो चुका था पीछे वाला रॉक्स, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, ठीक है ना, अंडरगो केमिकल प्रोसेस ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, देन आफ्टर ए लॉन्ग, ठीक है ना, इंटरवल इट्स फॉर्म्ड स्टार्ट चेंजिंग, मतलब इसमें क्या होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है किस चीज़ का, चेंजिंग का। दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, मतलब कि इसे हम लोग रूपांतरण भी कहते हैं और कयांतरण भी कहते हैं। दिस रॉक फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, जो भी रॉक्स इस टाइप के मतलब प्रोसेस की वजह से जो फॉर्म्ड होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक और ट्रांसफॉर्म्ड रॉक कहते हैं, यानी कि कयांतरित या रूपांतरित रॉक कह देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास कि गोंडवाना निर्माण के आर्थिक महत्व के बारे में बात करें। अभी जस्ट आपको हम बताया था कि पिछला मेरा लेक्चर है 40 मिनट का, वो गोंडवाना क्रम के बारे में बताया हुआ है। तो गोंडवाना क्रम के आर्थिक महत्व के बारे में हमें बात कर लेना है। गोंडवाना क्रम में क्या पाया जाएगा, पूरे भारत में 90% कोयला पाया जाता है उसमें, ठीक है। उसके साथ साथ लौह अयस्क पाया जाता है, उसके अलावे बहुत प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो उन सभी के बारे में पढ़ लेते हैं और वे किस तरीके से हमारी मतलब कि उपयोग में आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लूड करना है, बिकॉज ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ गोंडवाना फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ अर्थों में कि गोंडवाना निर्माण में 90% से भी ज़्यादा कोयला का निक्षेप है। इसके साथ इनमें लौह अयस्क का संचयन है, लौह अयस्क है ना, मतलब लोहा के साथ साथ लौह अयस्क है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सभी चट्टानें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। निम्न गोंडवाना क्रम बताए थे, गोंडवाना का क्रम जो होता है 3 प्रकार का होता है, निचली गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना, ठीक है। तो निचली गोंडवाना के बारे में है कि जो निचली गोंडवाना की चट्टान है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निम्न गोंडवाना काल की चट्टानों में अग्निसह क्ले मतलब मिट्टी होता है, इसका स्पेलिंग होता है CLAY, ठीक है, क्ले। इसके बाद आता है यहाँ पे चिन्नी मिट्टी, इसको चिमनी मिट्टी भी हम लोग बोल सकते हैं। टेराकोटा मिट्टी होता है, बालू पत्थर आदि भी पाए जाते हैं, जिसका आर्थिक महत्व अत्यंत ही उल्लेखनीय है, ठीक है। अब जो गोंडवाना का जो सेकंड पार्ट था जिसको हम लोग ऊपरी गोंडवाना कहते थे, उसमें देखिए ऊपरी गोंडवाना चट्टानों में कोयला तो पाया जाता है परंतु आर्थिक महत्व उनका बहुत ही कम है। कटक जो कि उड़ीसा में है, ठीक है ना, तिरुपति एवं अहमदनगर के बालू पत्थरों का भवन निर्माण की दृष्टि से अधिक महत्व है। मतलब कि भवन निर्माण में वहाँ के जितने भी मतलब गोंडवाना चट्टान के जो ऊपरी वाले जो रॉक्स हैं उनका निर्माण भवन निर्माण में ज़्यादा होता है, मतलब उनका उपयोग। इसमें पाए जाने वाले मिट्टी को इंग्लिश में बता दिए कि क्या कहते हैं, ज्योग्राफी में क्ले कहते हैं। तो इनमें पाए जाने वाले जितने भी क्ले हैं, मिट्टी है, उस पर आधारित बर्तन निर्माण उद्योग विकसित हुए हैं। मतलब बर्तन जो बनाते हैं वे उस प्रकार की फैक्ट्रियाँ विकसित हो गए। इसी को इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा यहाँ से। मोर देन 90% ऑफ द कोल डिपॉजिट्स आर इन द गोंडवाना फॉर्मेशन अलोंग विथ दिस इट हैज़, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन और ऑल दीज रॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फायर क्यूम क्ले यानी कि अग्निसह मृतिका इसको बोलते हैं। यहाँ पे चिमनी क्ले दिया हुआ है, यहाँ पे फिर दिया हुआ है टेराकोटा क्ले, जो टेराकोटा मिट्टी बताए थे। इसके बाद सैंडस्टोन जिसको बलुआ पत्थर कहते हैं, आर ऑल्सो फाउंड इन द रॉक्स ऑफ द लोअर गोंडवाना पीरियड, ठीक है। हुज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज
रिमार्केबल। इसके बाद जो कोयला के बारे में था, कोयला के बारे में यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। तो जो अगला जो मेरा पैराग्राफ था वो था कोल के बारे में, जो कोयला के बारे में था ना वो वाला था। यहाँ पे लास्ट वाला पैराग्राफ है जो अपर गोंडवाना फॉर्मेशन के बारे में बताता है। कोल इज फाउंड इन अपर गोंडवाना रॉक बट देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज वेरी लेस, कि मतलब कि कोयला गोंडवाना के ना ऊपरी क्रम में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बहुत ही लेस है, मतलब कि बहुत ही कम है। द सैंड स्टोन ऑफ कटक, ठीक है ना, तिरुपति एंड अहमदनगर आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, यानी कि मतलब ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कि अगर भवन निर्माण अगर हम कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पोटेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड बेस्ड ऑन इट्स फाउंड क्ले। आगे समझ में, चलिए इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आगे कितना तक हो पाता है, ठीक है ना। और इसके बाद इसका ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 भी आ जाएगा कल तक। इसके बाद इसका उत्तर की ओर देख लेते हैं। प्रश्न पहले देख लीजिए, अंतर्वेदी तथा जो एक्सट्रेसिव रोक है, मतलब कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये बिटवीन का ना शॉर्ट फॉर्म है BTW, आप सभी जानते होंगे 12th में। तो इंट्रसिव एंड एक्सट्रेसिव रोक, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। तो अंतर्वेदी तथा जो एक्सट्रेसिव है, आग्नेय शैलों में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉलम बना देना है, लेकिन ये कॉलम बनाने से बेटर होगा कि आप ऐसे लिखना। देखो यहाँ पे नीचे किया हुआ है, देखो जैसे नंबर 1 था यहाँ पे इंट्रसिव रोक, इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया है फाइनल, और इसके बाद यहाँ पर भी है एक्सट्रेसिव रोक, एक्सट्रेसिव के बारे में भी यहाँ पे फाइनल किया हुआ है। तो एक बार हम समझा देना चाहते हैं, बस एक बार, बस बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। अंतर्वेदी सेल आप जानते हैं कि जब मैग्मा तथा लावा पृथ्वी पर प्रकट नहीं होगा और अंदर में ही रह जाएगा, यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी की तरह, तो उसे हम लोग बोलते हैं अंतर्वेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। उदाहरण जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, हमेशा हम बताते हैं कि 2 एग्जाम्पल ही याद रखना है, एक ग्रेनाइट जो कि धरती के अंदर होता है, एक बेसाल्ट जो कि धरती के ऊपर आएगा। तो धरती के ऊपर वाला सेल का कैटेगरी मतलब इस साइड में हम कर दिए हैं, जब तरल एवं तप्त मैग्मा, तरल मतलब समझ रहे हैं लिक्विड पदार्थ, और तप्त मतलब बहुत ज़्यादा हीट रहेगा। तो ऐसे अगर धरातल पर आने के बाद ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो उस प्रकार के आग्नेय सेल ऊपर वाले बन जाते हैं, ठीक है। उदाहरण बेसाल्ट भी बता दिए। इसके बाद इंग्लिश में यहाँ पे फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रसिव एंड एक्सट्रेसिव रॉक। इंट्रसिव रॉक में है कि दे आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा एंड लावा, ठीक है ना, यहाँ पे सॉलिडिफाई इनसाइड द अर्थ इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग ऑन द अर्थ। एग्जाम्पल ग्रेनाइट यहाँ पे है फटाक से। इसके बाद एक्सट्रेसिव रॉक में है कि एक्सट्रेसिव रॉक आर फाउंड व्हेन लिक्विड एंड हॉट मैग्मा cools down and solidifies after coming to the surface, ठीक है। एग्जाम्पल बेसाल्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, देख सकते हो सब्जेक्टिव में, इसीलिए लेट हुआ है मेरे को, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट्स के बारे में आपको लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, राइट ए नोट्स अबाउट प्लेसर डिपॉजिट्स। देखिए प्लेसर डिपॉजिट्स के वीडियो पहले भी हम मतलब बता चुके हैं, आप जानते होंगे। प्लेसर डिपॉजिट्स का अर्थ है जलोढ़ रेत, यानी कि जलोढ़ समझ रहे हैं, जो पानी द्वारा बहा कर लाया गया है मिट्टी, उसको जलोढ़ बोलते हैं। रेत मतलब बालू होता है, तो प्लेसर डिपॉजिट्स उसी में कहते हैं। अब प्लेसर डिपॉजिट्स में कुछ विशेष प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं उनका कुछ जमा हो जाता है, जो कि ग्रेविटेशनल जो पृथक्करण होता है ना, उसकी वजह से हो जाता है। अब बताते हैं यहाँ पे कि प्लेसर डिपॉजिट्स का अर्थ जलोढ़ रेत से है, जो तलछटी प्रक्रियाओं, तलछटी समझ रहे हैं, मतलब कि जो तल से छटा कर ऊपर आया हुआ है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो अलग, मतलब अलग उनका पृथक हो गया है, उनके कारण निर्मित होता है। इसी प्रक्रिया में विशेष चट्टान से गुरुत्व पृथक्करण के द्वारा मूल्यवान खनिजों का जमाव हो जाता है। मतलब समझो कि डिपॉजिट मतलब निक्षेप होता है, और निक्षेप में बहुत मूल्यवान चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उनका जमाव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंग्लिश में कि प्लेसर डिपॉजिट्स रेफर टू एल्वियल सैंड दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू सेडिमेंटेशन प्रोसेस। सेडिमेंटेशन आप समझ रहे होंगे, अवसादन, और सेडिमेंटेशन प्रोसेस द्वारा सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। इन दिस प्रोसेस वैल्यूबल मिनरल आर डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटी सेपरेशन फ्रॉम द पार्टिकुलरली रॉक, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा सूचक जीवाश्म है। क्या है सूचक जीवाश्म? इसकी उपयोगिता के बारे में लिखना है। व्हाट इज एन इंडिकेटर फॉसिल्स, राइट इट्स यूटिलिटी, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए। जीवाश्म जो किसी विशेष काल की चट्टानों में ही पाए जाते हैं सूचक जीवाश्म कहे जाते हैं। किसी भी जीव पर उसके पर्यावरण की छाप अवश्य पाई जाती है। कोई भी जीव है तो उसका जिस प्रकार का उस टाइम में इन्वायरमेंट होगा, वो वाला इन्वायरमेंट का असर उसके शरीर पे
मतलब पड़ेगा ही पड़ेगा, तो वो हमारे लिए इंडिकेटर के रूप में काम कर देता है। हम लोग उस जीव के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। अधिकांश जीवाश्मों का निर्माण छिछले पानी के नीचे हुआ है, छिछले पानी के रूप में हुआ है, ठीक है, उसके नीचे होता है। अब उपयोगिता की बात कर लेते हैं। ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि अगर कोई जीव के छोटा सा जीवाश्म मिल जाता है तो आप उन जीवों के बारे में क्या क्या कर सकते हैं। तो उसी के बारे में मैंने 2 पॉइंट ओनली लिखा है कि इसकी मदद से हम उन सभी जीवों के बारे में अध्ययन कर पाते हैं जो आज इस पृथ्वी पर नहीं है। और सेकंड लिखे हैं कि सूचक जीवाश्मों की सहायता से हम पृथ्वी पर जीवों के कालानुक्रम का भी अध्ययन कर पाते हैं, कि जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ाए थे कि स्टार्टिंग में कौन जीव आया, उसके बाद कौन डेवलप हुआ, उसके बाद कौन हुआ, इस टाइप से, ठीक है। चलिए इसके बाद अब जो है ये द फॉसिल्स विच आर फाउंड ओनली द रॉक्स ऑफ ए पार्टिकुलर पीरियड आर कॉल्ड इंडिकेटर फॉसिल्स। द इम्प्रिंट मतलब होता है छाप। क्या होता है? छाप। इट्स इन्वायरमेंट इन इज डेफिनेटली फाउंड ऑन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ऑन एनी ऑर्गेनिज्म। मोस्ट फॉसिल्स आर फॉर्म्ड अंडर, ठीक है, शैलो वाटर। इसके उपयोगिता के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, यूजफुलनेस के बारे में। विथ द हेल्प ऑफ दिस वी कैन स्टडी अबाउट ऑल दोज, ठीक है, यहाँ पे क्रिएचर्स लिखा हुआ है, विच आर नॉट ऑन दिस अर्थ टूडे, जो आज इस पृथ्वी पे नहीं है। विथ द हेल्प ऑफ इंडिकेटर फॉसिल्स वी आर ऑल्सो एबल टू स्टडी द, क्या है यहाँ पे आगे, इसके बाद क्रोनोलॉजी मतलब होता है कि इसके बारे में हम लोग कालानुक्रम के बारे में स्टडी कर लेते हैं, ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। आज की इस वीडियो में इतना ही। बच गया हमारा 5 मार्क्स वाले। तो 5 मार्क्स वाले के लिए पार्ट 2 वीडियो आ जाएगी, क्योंकि उसमें लंबा प्रश्नों के बारे में बात करना है। तब तक आप इतना कंफर्म कीजिए, और जो अभी तक जो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है और जिसको मॉडल पेपर नहीं मिला है वो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए